नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग हर दिन करंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग 9 जनवरी के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में और शुरू करते हैं आज का हम लोग वीडियो। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो रेलवे, SSC, CGL या फिर किसी स्टेट का एग्ज़ाम का ही क्यों ना कर रहे होंगे, तो ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आप लोग को पता नहीं होगा कि हम लोग आज के करंट अफेयर देखने से पहले कल के जितने भी करंट अफेयर देखे थे उसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर के तौर पे तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं 8 जनवरी को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 8 जनवरी को पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारतीय स्वतंत्रवें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो दोस्तों इसका जो मुख्य अतिथि होंगे कौन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर। ठीक है, देखिए नाम थोड़ा लंबा है, उर्सुला वान डेर लेयन, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये दोनों जो है दोस्तों इस बार क्या अतिथि रहेंगे गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दोस्तों क्या हमारा अगला क्वेश्चन कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत का दौरा कब करेंगे। तो ये है जो दोस्तों 12 जनवरी 2026 को दौरा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। दोस्तों तो ये काम्या कार्तिकेयन है, और इसके बारे में हमने कल देखा ये कितनी उम्र की है, तो 18 वर्ष की मात्र। ठीक है, चलिए इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, केरल के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले गैलेक्सी फ्रॉग की संरक्षण स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये जो है विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में निधन हो चुके पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन कौन रहे हैं। तो ये कौन थे जो दोस्तों, मनोज कोठारी हैं। ठीक है, चलिए बांग्लादेश ने किस खेल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बांग्लादेश में अब क्रिकेट का IPL जो है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग वो प्रसारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 मिलियन जॉब अभियान किसने शुरू किया। तो ये जो है नास्कॉम के सह संस्थापक हरीश मेहता और उद्योग जगत के नेताओं ने मिलकर शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या विमोचन किया। तो 5 शास्त्रीय भाषाओं को जो है 55 दुर्लभ कृतियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एम-पेम्पा प्रभाव क्या दर्शाता है। तो गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज जमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 कहाँ आयोजित होगा। तो ये जो है दोस्तों आपका गोवा में आयोजित होगा। दोस्तों देखिए ये हमने कल के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे देख लिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आप रेगुलर 10 क्लास कीजिए, उसके बाद आपको अंतर खुद ब खुद नजर आएगा। ठीक है, सबका आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम में मिल जाता है। ठीक है, और टेलीग्राम का जो आपका लिंक है वो दोस्तों वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और मजे कीजिए, यानी कि इसका लुत्फ उठाइए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या है, केंद्रीय मंत्री, ठीक है क्या है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार संविधान के किस सूची में परिवहन विषय शामिल है। तो दोस्तों ये जो है आपका समवर्ती सूची में, किस सूची में, समवर्ती सूची में। आपको पता होगा क्या कि भारतीय संविधान और सूची क्या होती है। तो भारतीय संविधान में 3 मुख्य सूची होती है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो देखिए होता क्या है, संघ सूची में केवल जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन, केंद्र सरकार। ठीक है, बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है मैं बहुत चीज़ें ना लिखूं लेकिन मैं बोलूँगा तो उसको सुनिएगा ज़रा ध्यान से। केवल केंद्र सरकार बनाती है, और जो राज्य सूची होती है इसमें केवल राज्य सरकार बनाती है ना कानून, क्या, केवल राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची होती है इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपका क्या आ जाएगा संघ सूची में, तो इसमें आता है आपका रक्षा। ठीक है, यानी कि बॉर्डर से रिलेटेड, और विदेश की जो नीतियाँ होती है ये सब। ठीक है, विदेश नीति। और आपका राज्य सूची जो है दोस्तों इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा पुलिस। ठीक है, पुलिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, इसके बाद राज्य की जो शिक्षा है वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची में जो इस पर दोनों कानून बना सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे में क्या हो जाएगा, तो रोजगार हो जाएगा। ठीक है, टैक्स हो जाएगा और परिवहन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों परिवहन भी आपका किसमें, तो समवर्ती सूची में आएगा। अब देखिए परिवहन आपका जो है
समर्थित सूची में आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। ठीक है, दोनों की भूमिका इसमें रहना जरूरी है। तो देखिए परिवहन मतलब क्या हो गया, सड़क, रेलवे, हवाई यातायात, ये सब जो है पूरे देश में चलता है, तो इसमें दोनों का काम होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, क्या है, भारत संविधान की समर्थित सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। ठीक है, जिसको हमने ऊपर बताया भी। परिवहन एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की भूमिका आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, बाकी हम हर एक बात को यहाँ डिटेल में बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, हमारा क्या है कि जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत घरों की गणना, ठीक है, किस अवधि के दौरान की जाएगी। तो ये जो दोस्तों आपका 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है घरों की गणना हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको देखिए थोड़ा सा क्या है कि गणना 2027 का पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है। ठीक है, यह चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसकी अधिसूचना गृह मंत्रालय जो है जारी करे हैं। ठीक है, और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 30 दिनों का समय मिलेगा। ठीक है, हाउस लिस्टिंग में मकानों की स्थिति, सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारी जुटाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट वीर गाथा किन 2 मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तो ये जो आपका दोस्तों रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों का जो है संयुक्त पहल है। अब आप लोग को मैं इसके बारे में सॉरी दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट वीर गाथा। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों स्कूल को बच्चों को देश के वीर सैनिकों की जो है सच्ची कहानी सुनाई जाए। ठीक है, ताकि उसमें क्या है देशभक्ति आए, बलिदान की वो कीमत समझे। ठीक है, और सेना के प्रति क्या सम्मान बढ़े। ठीक है, इसी सोच से शुरू किया गया है प्रोजेक्ट वीर गाथा। ठीक है, यह जो है किन 2 मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय मिलके, ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्रालय वीर सैनिक और युद्ध बलिदान ये सब, और शिक्षा मंत्रालय में स्कूल छात्र पढ़ाई ये सब रिलेटेड। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं क्या प्रोजेक्ट वीर गाथा किससे, रक्षा और शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, यह काम कैसे करता है दोस्तों, तो देखिए स्कूल में बच्चों को जो है वीर सैनिकों के, बॉर्डर पर सैनिकों की जो कहानियां हैं वो दी जाती है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहानी को लिखते हैं। ठीक है, कविता लिखते हैं। ठीक है, कविता लिखते हैं, इसके अलावा चित्र बनाते हैं। अब इनको जो है ना इसके लिए प्राइज मिलता है। ठीक है, जिसका जो अच्छा होता है उसका प्राइज मिलता है। ठीक है, सम्मानित किया जाता है बच्चों को। और इसमें इससे होता क्या है कि बच्चों में जो है देशभक्ति की भावना होती है। ठीक है, सैन्य विरासत की जानकारी होती है, बलिदान और कर्तव्य के जो है उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 5वां संस्करण, ठीक है, इसका जो 5वां संस्करण हुआ इसमें लगभग कितना, तो 1.92 करोड़ छात्रों ने जो है भाग लिया। कितना, 1.92 करोड़ छात्रों ने क्या किया, भाग लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बाकी आप लोग यहाँ डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं कि प्रोजेक्ट वीर गाथा देश के वीर सैनिकों की कहानियों को बच्चों तक पहुँचाने की पहल है। ठीक है, यह रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त योजना है। इसका उद्देश्य छात्रों के देशभक्ति और सैन्य विरासत के प्रति जागरूक बढ़ाना है। ठीक है, इसके 5वें संस्करण में रिकॉर्ड 1.92 करोड़ छात्रों ने जो है भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। क्या हमारा, नई दिल्ली में आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरा हवा अवशेषों की प्रदर्शनी की कुल अवधि कितनी है। तो देखिए दोस्तों पिपरा हवा, तो इसकी जो कुल अवधि है वो 6 महीने है। ठीक है, कितना, 6 महीने। अब आप लोग ये जानिए कि पिपरा हवा अवशेष है क्या, ये हमने पिछला वीडियो में पढ़ाया है, बताया है मतलब। ठीक है, पिपरा हवा अवशेष है क्या, तो ये जो है दोस्तों भगवान बुद्ध के, किसके, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष है। ठीक है, सॉरी, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष है। अब इसमें है क्या इसमें खास, तो देखिए दोस्तों नई दिल्ली में जो हुआ ना, भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरा हवा अवशेषों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका मकसद क्या है कि लोगों तक जो है भगवान बुद्ध का क्या संदेश पहुँचे। ठीक है, शांति, करुणा, अहिंसा का प्रचार हो। ठीक है, और भगवान बुद्ध की विरासत दुनिया को दिखे। ठीक है, तो इसका जो अवधि है दोस्तों वो कितना, 6 महीने है। ठीक है, चलिए ये जो है दोस्तों आम लोगों के लिए भी खोली गई है। ठीक है, सिर्फ विद्वानों के लिए नहीं, आम लोग भी वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए उद्घाटन किसने किया इसका, तो उद्घाटन आपका जो है इसका उद्घाटन इसका दोस्तों उद्घाटन किसने किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, यानी कि सरकार का जो है इस पर पूरा समर्थन है। अंतर्राष्ट्रीय में इसका क्या महत्व है, तो देखिए बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। ठीक है, एशिया, यूरोप, अमेरिका तक इसको जो है यहाँ इसके फॉलोवर है बुद्ध के।
है ना। तो ये जो है भारत को बुद्ध पर्यटन यानी कि बुद्धिस्ट टूरिज्म का केंद्र बनाना है इसको, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पॉइंट अगर देखना चाहें तो नीचे में यहाँ देख सकते हैं क्या कि यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराव अवशेषों से संबंधित है। आयोजन स्थल कहाँ है तो नई दिल्ली में, ठीक है। टाइम कितना है इसका तो 6 महीना। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि नई दिल्ली में हुआ है, यानी कि ये आयोजन स्थल इसका कहाँ है ये भी पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किया किसने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिए दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, हर एक बात को, ठीक है। मैं जितना लिखूंगा नहीं उससे ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए ये क्या है कि हाल ही में नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कौन सी AI सक्षम सुविधा शुरू की गई। तो दोस्तों इसको जो है ना कर्मयोगी क्लासरूम, ठीक है, ये AI सक्षम सुविधा जो है वो शुरू की गई, ठीक है, ये आई। अब देखिए दोस्तों आप लोग कि ये है क्या, इसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। तो आईजोट कर्मयोगी क्या है, मान लीजिए, ठीक है, सरकार के पास लाखों IAS IPS और सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, और सबको जो है नई नई चीज़ें सीखनी होती है, ठीक है। किसी को टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, किसी को पॉलिसी, किसी को मैनेजमेंट, है ना। तो देखिए ये जो है ना इसलिए सरकार ने इसको बनाया क्या, आईजोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। यह क्या करता है दोस्तों, सिविल सेविकों यानी कि सिविल सर्वेंट्स को जो है ट्रेनिंग देता है। क्या ट्रेनिंग यानी कि पढ़ाई का जरिया है, ठीक है, ट्रेनिंग या पढ़ाई का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसमें एक नई सुविधा जोड़ी गई है, ठीक है, ये आई, ठीक है, ये आई सुविधा जोड़ी गई जिसका नाम क्या है तो कर्मयोगी क्लासरूम है। क्या कर्मयोगी क्लासरूम। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, ये काम कैसे करता है। जैसे आप जो है यूट्यूब ऑनलाइन कोचिंग में काम करते हैं, देखते हैं, यानी कि आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपको जो ज़रूरत है, ठीक है, क्या यूट्यूब में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होता है वो आपको दिखाता है, ठीक है। आपको ज़रूरत देखकर आपकी प्रोफाइल समझकर यानी कि जो एक बार आप देखेंगे वो आपको रिकमेंड करता है। उसी तरह जो है ये AI कर्मयोगी क्लासरूम रहेगा, ठीक है। इसमें वो बताएगा कि आपको पहले समझिए कि आपको क्या पढ़ना है। मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो वो जो है आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कौन सी कोर्स ज़रूरी है, कैसे सीखना आसान होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या पर्सनलाइज, ठीक है, क्या कहते हैं इसको पर्सनलाइज लर्निंग, है ना। अपने हिसाब से लर्न करना, जो आपको सीखना हो वैसे ही आपको सिखाया जाएगा, वही चीज़ आपको दिया जाएगा जो आपके लिए ज़रूरत होगा। तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको सारा जो PDF में मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप एक बार टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों इसके में इतना ही था, हम लोग देख चुके हैं। बाकी यहाँ आपको पॉइंट में जो है बातें सारी मिल जाएगी। क्या कि आईजोट कर्मयोगी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें एक नई AI सुविधा जोड़ी गई जिसका नाम क्या है कर्मयोगी क्लासरूम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है तो पर्सनलाइज इंटरैक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका शुभारंभ आपको डॉक्टर जितेंद्र ने किया, यानी कि जितेंद्र सिंह ने, सॉरी, ठीक है। यह सुविधा मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब आते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इसके बारे में भी हम लोग हर एक चीज़ को आराम से जानेंगे, सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है दोस्तों 17वें अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये अगर आप जानना चाहें तो ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ठीक है, यानी कि अशोक भूमि द्वारका में किया गया है ना, यानी कि किया गया नहीं किया जाएगा, ठीक है। कब किया जाएगा वो भी देखते हैं हम लोग। पहले आप लोग को ये बता देते हैं मैं कि ये है क्या अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार। रेल पुरस्कार से आपको पता चल जा रहा होगा कि ये रेलवे का ही कोई पुरस्कार है, ठीक है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है। तो उस परिवार में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है, कठिन ड्यूटी निभाते हैं, यात्रियों की सुविधा सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे बेहतरीन कर्मचारियों को जो पुरस्कार मिलना चाहिए, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या चीज़ तो अति अवशिष्ट सेवा यानी रेल सेवा पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए ये रेल का सबसे प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार है, ठीक है। और इसका जो 17वें, ठीक है, संस्करण है वो साल 2025 में किए गए काम के लिए, ठीक है। काम कब हुआ है तो 2025 में, लेकिन दिया कब जाएगा तो 2026 में, ठीक है, तुरंत तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुल 100 रेलवे कर्मचारी है चुने गए हैं, ठीक है, पूरे देश में टॉप 100 परफॉर्मर। आयोजन इसका जो है दोस्तों वो कहाँ द्वारका में नई दिल्ली, ठीक है, अशोक भूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब पूरा नाम इसका क्या है तो IICC, ठीक है, IICC ये शॉर्ट नेम है। और पूरा नाम आप लोग देखिए क्या इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ठीक है। चलिए और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें
कि ये शुरू कब होगा। ठीक है, तो आज का डेट कितना है, 9 जनवरी 2026। ठीक है, इसका स्टार्टिंग होगा और ये साल 2025 का जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है 2026 में, है ना, जो 2025 में अच्छे काम किया होंगे। ठीक है, तो इसका जो मुख्य अतिथि हो जाएंगे दोस्तों, क्या मुख्य अतिथि, कोई भी इवेंट होता है तो उसमें मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। तो इसमें किसको बुलाया गया है, तो रेल मंत्री, किसको, रेल मंत्री। और अभी रेल मंत्री हैं कौन हमारे, तो अश्विनी वैष्णव। ठीक है, कौन है, अश्विनी वैष्णव, है ना। चलिए, ये सब आपको मिल जाएगा पॉइंट में। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ क्या है पॉइंट, तो मैंने सारा लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं कि 17वें संस्करण का आयोजन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया जाएगा। आयोजन तिथि 9 जनवरी 2026। वर्ष 2025 के लिए कुल 100 रेल कर्मचारी एवं अधिकारी चयनित किए गए हैं। ठीक है, यशोभूमि भारत का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। कार्यक्रम जो है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मुख्य अतिथि होंगे वहाँ के। ठीक है, यह जो है स्थान हाल के वर्षों में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया गया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं। अब देखिए इसको आप एक पॉइंट लाइन में कैसे याद रखेंगे कि 17वें अति विशिष्ट रेल पुरस्कार 2025 का आयोजन 9 जनवरी 2026 को यशोभूमि द्वारका में किया जाएगा और इसके जो मुख्य अतिथि है वो अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, ये आप लोग एक लाइन में याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग डिटेल में जान रहे हैं, है ना। अगर क्वेश्चन आंसर केवल कर देते हैं तो आराम से अभी तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी होती, इसलिए वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, जनवरी 2026 में आयोजित पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन, ठीक है, क्या IICDEM 2026 के दौरान किस नए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है शुभारंभ किया जाएगा, है ना। तो इसका जो है दोस्तों ICI नेट। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, मैं इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ, मैं बोलूँगा केवल, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा बात लिखा नहीं जा सकता है ना, तो आप लोग सुनिए क्या है ये। जैसे मान लीजिए दुनिया में अलग अलग देशों का सभी का चुनाव जो है संस्था है, जैसे भारत का चुनाव संस्था क्या है, क्या बोलते हैं इसको, तो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। उसी तरह दूसरे देश का भी इलेक्शन कमीशन होता है ना। तो देखिए अगर सब देश आपस में चुनाव का अनुभव यानी कि कैसा कहाँ किस टाइप का चुनाव है उसका अनुभव साझा करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो इसी के लिए यानी कि चुनाव का जो साझा करना है, ठीक है, अनुभव, चुनाव अनुभव जो है साझा करना वो कैसे करेंगे, तो इसी के लिए बनाया गया क्या, ये यानी कि ECI नेट। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ अलग अलग देशों के चुनाव आयोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, कैसे ऑनलाइन यहाँ जुड़ेंगे, और इसमें होगा क्या, ठीक है, आज हुआ क्या, फर्जी खबर, साइबर अटैक, वोटिंग, ये सब के बारे में इसमें बात होगी। ये सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की समस्या है, यानी कि बात होता है ना कि फर्जी खबर इलेक्शन में कि वोट चोरी हुआ है, EVM हैक है, तो ये सब जो है केवल भारत में ही नहीं होता, हर देश में ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या होगा, ये गलती फिर से ना हो इसलिए ये सब बनाया जा रहा है, जहाँ आपस में सारे देश सुझाव करेंगे। ठीक है, चुनाव की जानकारी, वोटिंग की प्रक्रिया, नियम कानून, ये सब जो है साझा करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अब ये देखिए दोस्तों इसके बारे में कि ये कब और कहाँ लॉन्च होगा, तो ये आपका 21 जनवरी से 23 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी से 23 जनवरी यानी कि 2026 में कहाँ ये जो है इस टाइम लॉन्च होगा। और IICDEM, ठीक है, IICDEM का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे बात। बाकी आप लोग यहाँ पॉइंट सारा चीज़ दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे PDF में देख लीजिएगा, है ना। वही बात है जो हमने बताई वही यहाँ क्या कि ICI नेट एक वैश्विक डिजिटल नेटवर्क है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच जो है चुनाव जानकारी साझा करना है, सर्वोत्तम प्रवक्ताओं यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना है और नवचारों को आदान प्रदान करना है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, लॉन्च कौन करेगा, तो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है लॉन्च करेगा। कहाँ, तो ये 21 से 23 जनवरी में इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल होने वाली भारतीय सेना के मौन योद्धा किन्हें कहा गया है, बताइए दोस्तों। मौन योद्धा मतलब जो बोलते नहीं है, तो ये रीमाउंट एंड बैटरी कोर की पशु टुकड़ी, ठीक है, RBC। ठीक है, रीमाउंट एंड बैटरी कोर मतलब RBC। अब हमें इसके बारे में बात करने वाले हैं कि RBC है क्या और ये मौन योद्धा होते क्या है। ठीक है, तो देखिए 2026 में परेड होता है, पता है
परेड में क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, हथियार होते हैं, वो सब प्रदर्शित किया जाता है। इंडिया दिखाता है कि हमारे पास कैसे सैनिक है, कैसे हमारे पास क्या बोल सकते हैं उसको, हथियार है ना। लेकिन इस बार जो है मौन योद्धा भी रहेंगे। मौन योद्धा होते क्या है, तो ये जो है दोस्तों जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, ठीक है, जो सेना की मदद करते हैं। क्या होते हैं मौन योद्धा, तो जानवर होते हैं जो सेना की मदद करते हैं। क्या करते हैं, सेना की मदद, ठीक है। जैसे में दोस्तों मान लीजिए सीमा पर बर्फ होता है, जंगल होता है, पहाड़ होता है, रेगिस्तान होता है, हर एक प्रकार का बॉर्डर होता है, ठीक है। कहीं पहाड़ है तो कहीं बर्फ़ है। इसी तरह दोस्तों वहाँ पे इंसान काम नहीं कर सकता है, ना ही कोई मशीन काम कर सके। तो ऐसे में जो है वहाँ की जो जानवर होती है, एनिमल्स होते हैं, वो मदद करते हैं बिना बोले, बिना कोई शिकायत किए, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है क्या, मौन योद्धा, ठीक है। ये किसके होते हैं, तो ये जो होते हैं दोस्तों वो आरबीसी के होते हैं। ये जो होते हैं वो किसके होते हैं, आरबीसी। यही जो है इनका देखभाल करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो इस बार 2026 में खास ये है ना कि इनको भी उस परेड में शामिल किया जाएगा, ठीक है। 2026 के जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा वहाँ इनको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ मुख्य जानवर है जिनके बारे में हम लोग यहाँ आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए संबंधित है किससे, मौन योद्धा जो है रिमाउंट एंड इन्वेंट्री कोर्स से संबंधित है। यही इनको जो है देखभाल करता है, ट्रेनिंग देता है। लेकिन इसमें जानवर कौन कौन से है, देखिए तो डू बैक्टीरियन ऊँट, ठीक है, 2 को है बैक्टीरियन ऊँट है, ठीक है, जो कि रेगिस्तान और ठंडे इलाकों में समान होते हैं। 4 जांचकर खच्चर हैं। खच्चर जो है पहाड़ों में क्या करते हैं, रसद पहुँचाने का काम करते हैं जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। उसके बाद 4 शिकारी पक्षी हैं। कौन, 4 शिकारी पक्षी जो है निगरानी और सुरक्षा में मदद करते हैं। जहाँ पे ड्रोन वगैरह नहीं जा सकता है वहाँ पक्षी तो जा सकता है, हर जगह पक्षी से निगरानी करते हैं, ठीक है। बाकी भारतीय नस्ल के जो है श्वान भी हैं बहुत सारे, ठीक है, जो बम बारूद को आतंकी तक पहुँचाते हैं। चलिए इसके बाद आप लोग देखिए 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी यही होते हैं कुत्ते, पुलिस के भी काम आते हैं। आप लोग फिल्मों में देखे भी होंगे कुत्ते को, ये सब भले आप लोग नहीं देखे होंगे लेकिन कुत्ते को तो जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करते हैं, ये हमला से बचाव करते हैं, ठीक है। चलिए ये सब हो गया। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें और कुछ बातें। ये पशु चुपचाप लेकिन बहादुरी से सेना के अभियानों में योगदान देते हैं, इसलिए इन्हें साइलेंट वॉरियर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए हमने बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को बताया, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंडस फूड 2026 के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ, एक्सपो मार्ट में, ठीक है। अब आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि इंडस फूड होता क्या है। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, और जिनको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। तो ये एक तरह से मेला मान लीजिए, क्या, इंडस फूड 2000 जो है एक तरह से आप मेला मान लीजिए, क्या, मेला, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसका नाम रखा गया पहली बात मेला का इंडस फूड 2026, और इसका जो 9वां संस्करण था, ठीक है। ये मेला कहाँ लगा, और तो ये मेला जो लगा कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में लगा, ठीक है। कब, तो 8 जनवरी को, कब, 8 जनवरी 2026 यानी कि कल ही, ठीक है, को ये मेला लगा, ठीक है। इसमें इसका उद्घाटन जो है दोस्तों वो किसने किया, तो चिराग पासवान ने किया। किसने, चिराग पासवान ने जो है इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और ये अभी है क्या, तो ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, क्या, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ठीक है। इसके बारे में पॉइंट हमने लिखा हुआ है नीचे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आयोजन का नाम इंडस फूड 9वां संस्करण है। ये उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान द्वारा किया गया है ना। चलिए आयोजन स्थल आप लोग को एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ, ठीक है। संबंधित मंत्रालय तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है, ठीक है, इसकी नई पहल भारतीय शुरू हुई। अब देखिए ये सब के बारे में हमें तुरंत बताता हूँ आपको कि क्या है भारतीय, क्या है मंत्रालय, क्या काम है इसमें। तो देखिए दोस्तों सरकार का असली प्लान क्या था, सरकार ये चाहती थी कि जो किसान का माल है, माल का मतलब सामान, ठीक है, वो सिर्फ, सॉरी मैं लिख देता हूँ, किसान सिर्फ जो है कच्चा माल ना बेचे, ठीक है, कच्चा माल मतलब उचाया और बेच दिया, ठीक है, उससे ना करे, उसको एक प्रोसेसिंग के जरिए, ठीक है, और पैकिंग के जरिए, ठीक है, बेचे, पैकिंग करके बेचे और विदेश में भेजे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा और स्टार्टअप भी मिलेगा, यानी कि यूथ को जो है, युवा को जो है स्टार्टअप मिलेगा ये सब करने के लिए, पैकेजिंग के लिए, प्रोसेस के लिए, सब चीज़ के लिए एक स्टार्टअप होना चाहिए। तो इससे युवा का स्टार्टअप भी मिलेगा, भारत को ज़्यादा निर्यात भी मिलेगा, यानी कि ज़्यादा देशों में ये जो निर्यात करेगा, ठीक है। इसी के लिए जो है कौन, ये PEDA, ठीक है, ये जो है एक योजना शुरू किया, ठीक है। यही योजना जो है वो भारतीय है, ठीक है। चलिए तो सुनिए भारतीय का मतलब क्या है, ठीक है। जो नए युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, सरकार उन्हें क्या करेगी, सरकार उसको सपोर्ट करेगी, है ना। चलिए
आप लोग नीचे देख सकते हैं सारा बात यहाँ मेरा लिखा हुआ है। कृषि खाद्य एवं एग्रीटेक स्टार्टअप्स को समर्थन करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा और नए निर्यात जो है अवसर सृजित करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हो गया हमारा भारतीय, ठीक है, स्टार्टअप है, इससे जो है सरकार छूट भी देगी। और इसमें एक चीज़ और क्या गया दोस्तों, क्या किया गया, तो GST जो है वो घटाया गया है ना। GST घटाया इसलिए गया ना, अगर देखिए GST ज़्यादा रहेगा तो सामान महंगा बिकेगा, है ना, और सामान महंगा बिकेगा तो कम चांस है बिकने का, इसीलिए GST घटा दिया। ठीक है, और कितना 5% या 0%, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सामान पर। ठीक है, इससे क्या होगा, सामान सस्ता होगा, ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और ऐड भी किया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं भारतीय का पूर्ण नाम क्या है, तो भारत हब ऑफ एग्रीटेक, ठीक है, रेसिलेंस एडवर्टाइजमेंट एंड इनक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इम्प्लीमेंट। ठीक है, GST से जुड़ा हो तो GST घटाकर 5 या 0% किया गया, जो हमने बताया अभी। उद्देश्य क्या है, बाजार विस्तार और निर्यात बढ़ावा, यह भी हमने बताया कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या है, इंडस फूड 2026 में नए मंडप मतलब दोस्तों क्या हुआ है, अभी जो है नए ज़माने की सोच के अनुसार अभी क्या हो गया ना, पेट फूड एवं एनिमल न्यूट्रिशन, मतलब जो है क्योंकि आपके लोग जो है पालतू जानवरों पर भी खर्च कर रहे हैं, तो इसको भी उसमें ऐड कर दिया गया कि इससे रिलेटेड भी उसमें खाना और कुछ भी जो जानवर को ज़रूरत था वो दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा कुक वेयर एवं किचन वेयर को भी दिया गया, इसको भी जोड़ा गया। इसमें जो है अभी के टाइम में किचन जो है वो प्रीमियम रखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे सजा के रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ है, जो भारत है फूड F&B में जो निर्यात है 2024 और 25 में कितना 47.3 अरब अमेरिकी डॉलर जो है निर्यात किया है। सोचिए कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जो है दुनिया को भारत का जो खाना वो पसंद आ रही है। ठीक है, बाकी इसके में देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है इसमें, किसका, TPCI और अबू धाबी फूड हब के बीच। ठीक है, भारत जो है UAE फूड कॉरिडोर के लिए मऊ, इसका भी समर्थन है। ठीक है, इन दोनों का जो है वो भारत का समर्थन है भारत को। ठीक है, अब देखिए इसको एक लाइन में अगर हम लोग याद रखना चाहें तो कैसे, तो जो एक्सपोर्ट नोएडा में हुआ है, जहां सरकार ने स्टार्टअप GST छूट एवं नए फूड ट्रेंड्स और एक्सपोर्ट पर फोकस दिखाया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग एक 1 लाइन में याद रख सकते हैं, बाकी आप लोग को डिटेल हमने बता ही दिया। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो उसके लिए सॉरी, बाकी हमने कोशिश किया डिटेल में जानकारी देने की। बाकी आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, आपको कुछ बेनिफिट जरूर ही मिलेगा, आपको पता चलेगा आप जब 10 दिन कंटिन्यू देखिएगा। ठीक ना, अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग को पता है आज का दिन जो है 9 जनवरी है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो ये जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, ऐसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन हुआ, हमने कोशिश किया हर एक जानकारी आपको देने की। ठीक है, पूरा डिटेल में एकदम कहानी की तरह बच्चों के जैसे, जैसे आपको समझ में आ जाए कि वो है क्या। ठीक है, अभी के टाइम में जैसे होता है ना, जब मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ तो उस टाइम मुझे भी कभी कभी कुछ समझ नहीं आता है कि ये है क्या, तो उसके बारे में हमने इसीलिए पूरा डिटेल में आपको बताया ताकि आपको जो ऐसी डाउट ना हो कि ये क्या है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।